एनसीईआरटी में आज हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ के नियम में प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों को समझाएंगे। तो पहले कुछ रूपरेखा समझते हैं। देखिए, पहले किरचॉफ के पहले ओम का नियम आया। ओम का जो नियम है उसकी सहायता से सरल विद्युत परिपथ के नेटवर्कों से संबंधित समस्याओं का हल किया जा सकता है। लेकिन जो जटिल विद्युत परिपथ हैं उनके नेटवर्कों से संबंधित समस्याओं को हल करना आसान नहीं था, असुविधाजनक होता था। जिससे किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियम का प्रतिपादन किया, जिसकी सहायता से जटिल परिपथों का हम नेटवर्क समस्या हल कर सकते हैं। तो 1842 में दो नियम दिए, किसने? किरचॉफ ने दिए। ठीक है, भौतिकविद गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, पूरा नाम है जर्मन भौतिकविद गुस्ताव गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। तो आप इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको। इतना जरूर याद रखें कि सन 1842 में किरचॉफ ने दो नियम दिया, जिसे हम किरचॉफ के नियम कहते हैं। ठीक है ना, स्टूडेंट समझ गए होंगे। तो क्यों दिया गया? क्योंकि ये धारा वितरण से संबंधित नियम है। जो ओम का नियम था वो भी धारा वितरण से संबंधित नियम था। क्या था कि प्रवाहित होने वाली धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, ये था ओम का नियम। इसी के आधार पर आगे व्याख्या करने के लिए जटिल परिपथों के लिए किरचॉफ ने दो नियम और दे दिए 1842 में, जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। क्लियर? तो ये रूपरेखा था कुछ जो कि आपको जानना जरूरी है। पेपर में नहीं पूछा जाता लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रथम नियम। तो प्रथम नियम देख रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब यहां पर एक शब्द आता है संधि। संधि क्या कहलाता है? ऐसा कोई भी बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं, जहां पर दो या दो से अधिक धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं, उसे हम कहते हैं संधि। तो जैसे डायग्राम में देखें कि आपके पास एक बिंदु O है जिसे हम संधि मान के चलते हैं। इसमें कई धाराएं आ रही हैं और कई धाराएं यहां से जा रही हैं। तो जैसे देखिए I1 O के पास यानी बिंदु संधि के पास आ रही है, I5 निकल रहा है। ठीक है, तो I2 बाहर निकल रहा है। ठीक है, I3 भी बाहर जा रहा है, जबकि I4 अंदर आ रहा है। तो इसमें कई धाराएं अंदर आ रही है और कई धाराएं बाहर जा रही है। क्लियर? तो इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। कुल मिलाकर जितने धारा अंदर की ओर आ रहे हैं उतने ही धारा बाहर की ओर जाएंगे। समझिएगा, शून्य का मतलब है दोनों चीज बराबर, जितना प्लस उतना माइनस। यानी जितना भी अंदर की ओर आ रहे हैं, जितने भी अंदर की ओर आ रहे हैं वो प्लस कहलाएंगे, और जो बाहर जा रहे हैं मतलब घट रहे हैं तो निगेटिव कहलाएंगे। तो इस तरह से आने वाले को हम धनात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे और जाने वाले धाराओं को हम ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे। तो कुल मिलाकर बिंदु O पर कितनी धाराएं आ रही हैं? दो धाराएं I1 और I4 आ रही हैं, जबकि I2 I3 I5 तीन धाराएं बाहर निकल रही हैं। क्लियर? तो किसी विद्युत परिपथ में आपका एक विद्युत परिपथ है जहां पे एक संधि है। संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। क्लियर? इतना समझ गए होंगे। मतलब जितनी धाराएं आ रही हैं उनका योग और जितनी धाराएं बाहर जा रही है उनका योग हमेशा बराबर होगा। आने वाले धारा और जाने वाली धारा का मान हमेशा बराबर होगा। यही बता रहा है ये किरचॉफ का प्रथम नियम। क्लियर? तो फिर आपको यहां पर ये दिख रहे हैं समीशन I का मतलब होता है योग, आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का योग कितना है? शून्य है। क्लियर? यहां पर आपको समझना है डायग्राम I1 I4 संधि की ओर आ रही है, जबकि I3 I2 I3 और I5 बाहर की ओर जा रहे हैं। क्लियर? तो ये डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है ना, यहां पर लिख भी लेना है कि किरचॉफ का प्रथम नियम, तो और अच्छा रहेगा। किरचॉफ का प्रथम नियम, ये चीज आप लिख लें, किरचॉफ का प्रथम नियम। अब यहां पर हम थोड़ा कुछ लिख लिए हैं कि माना संधि O पर मिलने वाली धाराएं I1 I2 I3 I4 और I5 है, जिसमें I1 और I4 धाराएं संधि में प्रवेश करती हैं तथा I2 I3 तथा I5 धाराएं संधि से बाहर निकलती हैं। ये चीज मैंने आपको समझा दिया। तब किरचॉफ के प्रथम नियम से टोटल योग कितना होता है? शून्य होता है। मतलब I1 माइनस I2 माइनस I3, ये I1 और I4 धनात्मक है क्योंकि संधि की ओर आ रही है, जबकि I2 I3 I5 ऋणात्मक है क्योंकि संधि से बाहर की ओर जा रही है। क्लियर इतना? अब यहां पर दी ऋण को पक्षांतर कर दिया जाए तो I1 प्लस
4 इक्वल I2 प्लस I3 प्लस I5 आ गया। अब यहां से आपका क्या निष्कर्ष निकला कि जितने भी धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, है ना, उनका योग, और जितनी धाराएं संधि से बाहर की ओर निकल रही हैं उनका योग हमेशा बराबर होता है। मतलब किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग और उसी भी संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग का जो हमेशा मान होता है बराबर होता है। क्लियर, समझ गए ना। यहां से आप थोड़ा सा एक बार और परिभाषा, दूसरा परिभाषा समझें कि किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि में प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। इतना क्लियर हो गया। तो पहला नियम कंप्लीट। चलिए देखते हैं दूसरा नियम। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में दूसरा नियम थोड़ा सा पहले नियम से टफ है, थोड़ा सा कठिन है, बस इसको बेसिक से आप समझेंगे आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम एक बंद जाल के लिए है। पहली बात, बंद जाल या बंद पास या बंद लूप, लूप भी यदि आ जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पास या लूप का नियम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पास या लूप का नियम आ जाए मतलब किरचॉफ का द्वितीय नियम है। पास या लूप का नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम है, इतना आप लोग समझें, ठीक है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, मतलब जितना भी प्रवाहित हो रहा विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, इतना समझें। जैसे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और उसमें जो भी प्रतिरोध है उनका गुणनफल करके योग करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, चीजें समझें कि आपके पास एक परिपथ है, परिपथ में बहने वाली धारा है और जहां से धारा बह रही है उसमें कितना प्रतिरोध है, उनके गुणनफल का योग। आगे समझें, बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब, जैसे आपके पास ये बंद जाल है, ए बी सी डी, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, ए बी सी डी बंद जाल है। तो जैसे इस पे I1 धारा है, इसका प्रतिरोध R1 है, तो इसके गुणनफल का योग। क्लियर। इसके बाद ये I2 धारा है और R2 प्रतिरोध है, इनके गुणनफल का योग। फिर ये किसके मान के बराबर होगा? तो जितना भी इसमें विद्युत वाहक बल, जैसे यहां पर मान के चलता हूं E1 है और E2 विद्युत वाहक बल है, तो विद्युत वाहक बल जितना होगा उनके योग के बराबर होगा। कोई भी आपका बंद जाल है, उनमें बहने वाली जो भी धारा है, बहने वाली जो भी धारा है, ध्यान रखिएगा, और उसमें जो भी प्रतिरोध है, उसमें जो भी प्रतिरोध है उनका हम क्या करेंगे? गुणनफल की योग करेंगे, गुणनफल का योग करेंगे। इसके बाद उसका जो मान होगा उस बंद जाल में विद्युत वाहक बल की योग के बराबर होगा। यही चीज कहा गया है। समझें, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में, कोई भी बंद जाल है कि विभिन्न भागों में, कई सारे भाग हैं, उनमें जो भी धारा बह रही है उनके संगत जो भी प्रतिरोध है उनका गुणनफल निकालेंगे, उनका क्या करेंगे? गुणनफल निकालेंगे और योग करेंगे। इसके बाद उसी बंद जाल में उपस्थित कितना विद्युत वाहक बल है उनका योग करेंगे और जो इनका मान है हमेशा बराबर होगा। थोड़ा सा समझें कि परिपथ में दो बंद जाल हैं, एक तो ए बी सी डी और डी ई ई एफ। यहां पर देख सकते हैं ए बी सी डी और फिर डी ई एफ सी, यहां पर या ऐसा कर सकते हैं सी डी ई एफ, जो भी करना हो। थोड़ा सा लॉजिक समझना आपको, ये पहले बंद जाल में कर रहा हूं मैं, ए बी सी डी में पहले बंद जाल में, पहले चीजें समझिए। पहला बंद जाल आपका कितना है? ए बी सी डी में दो धाराएं हैं, I1 और I2। तो यहां पर थोड़ा समझिए, दो धाराएं कौन कौन से? I1 और I2। इनके संगत प्रतिरोध कितना है उनका गुणनफल करें, R1 और R2, दोनों का योग करेंगे। लेकिन ये एक धारा दूसरे धारा के विपरीत है, देखिए इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी भी डायरेक्शन इधर, तो बीच में माइनस हो जाएगा। यदि ये प्लस में है तो ये माइनस में हो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के विपरीत है तो एक धन तो एक ऋण होगा। अब इनमें यदि मैं कह दूं विद्युत वाहक बल यहाँ पे E1 है, E1 मान के चलता हूं, E1 मान लू, इस पे विद्युत वाहक बल E2 है और हमको दोनों का योग निकालना, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है तो हम यहां पर कर देंगे। अब इससे आप परिभाषा निकालें कि किसी भी बंद जाल में बहने वाली विभिन्न भागों में विद्युत धारा और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योग। अब कहेंगे सर माइनस है, योग का? अरे योग है मेरे भाइयों, योग है। केवल माइनस क्यों है? क्योंकि विपरीत चिन्ह के कारण ऋण हो गया। धन का गुणा ऋण से होगा तो ऋण होगा, है ना। तो
विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग, यहां माइनस केवल विपरीत चिन्ह के लिए है, गुणनफल का योग उनके संगत जो भी आपका कुल विद्युत वाहक बल है इस बंध जाल में, जैसे E1 और E2 कुल विद्युत वाहक बल है, ठीक है। तो इन विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर, ये भी योग है लेकिन विपरीत चिन्ह के कारण माइनस लग चुका है। क्लियर? तो यही चीज यहां पर है कि बंध जाल ABCD में ये चीज है, I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल E1 माइनस E2। इतना क्लियर? अब इसके बाद स्टूडेंट द्वितीय बंध जाल है CDEF, इसके लिए क्या कहेंगे? तो देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे द्वितीय बंध जाल ये आपके पास है, तो एक में धारा कितना है समझिएगा, थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। इस पे धारा कितना है? इस पे धारा I2 है, इसके संगत प्रतिरोध कितना है? R2 है। इनके जो डायरेक्शन है विपरीत नहीं है, एक ही दिशा में, इधर है और ये इधर बह रहा है, तो डायरेक्शन एक है, इसलिए यहां पे प्लस होगा, ठीक है ना। इस पे टोटल धारा कितना बह रहा है? I1 प्लस I2 टोटल धारा। इसके संगत प्रतिरोध कितना है? R3। ये हो गया क्लियर। अब जो विद्युत वाहक बल है इन दोनों में टोटल, तो यहां पे E2 है तो E2 हो जाएगा, और यहां पर कोई विद्युत वाहक बल ही नहीं है तो केवल E2 हो गया, केवल E2 ही हो गया। अब कहोगे सर माइनस में E1 क्यों नहीं कर दिए? E1 केवल पहले बंध जाल के लिए, दूसरे बंध जाल के लिए नहीं है। तो यहां पर I2 R2 क्यों हो गया? I2 यहां पे धारा बह रहा है, इसके संगत R2, प्रतिरोध के गुणनफल कर दिया हमने। इसके बाद ये दूसरा जो आपका I1 प्लस I2 है, टोटल धारा है, इसके संगत प्रतिरोध R3 है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब इन दोनों में टोटल विद्युत वाहक बल केवल E2 है डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा। E1 तो है ही नहीं है, तो केवल सिंगल है, इसलिए हमने यहां पर स्टूडेंट केवल इतना ही किया है। तो ये आपका दूसरा नियम भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग दूसरा नियम भी आसानी से समझ गए होंगे। प्लीज मेरे छोटे भाई बहन, यदि आपको पसंद आया हो, ठीक है स्टूडेंट, मेरे आप छोटे भाई बहन के समान है, क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंटों को भाई बहन का ही दर्जा देता हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, ठीक है। तो आपको यदि मेरा पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करना, ताकि मुझे भी पता चले मैं किस प्रकार से आप लोग को समझा पा रहा हूं। तो चले फिर मिलते हैं अगले